की रिक्वेस्ट पर यह चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नेम सुनताओ होता है। वो अपनी एक डिलीवरी देने के लिए जा रही होती है, तभी वो जल्दी में एक सिग्नल तोड़ देती है जिसकी वजह से उसे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। कहने लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं बल्कि तुम बार बार इसी तरह करती हो, पर आज तुम्हें किस बात की जल्दी थी जो तुमने इस सिग्नल को तोड़ा है। तो सुनताओ कहती है कि सर प्लीज आज जाने देना, आइंदा से कुछ भी नहीं होगा, मुझे बहुत जल्दी है, प्लीज जाने देना। तो वो भी इसका मासूम चेहरा देखकर कह देता है कि ठीक है चली जाओ, पर आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड कैरेक्टर रैंतियन होता है जिसके पास उसका फ्रेंड आकर पूछे लगता है कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो वो उसे देखकर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे भूख भी लगी हुई है, तो तुम जल्दी से ऑर्डर क्यों नहीं करवा लेते इंस्टेंट नूडल्स। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ऑर्डर करवा लिया, वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो डॉम के नीचे ऑर्डर लेने के लिए तो आता है, पर कॉल पर वो जिससे ऑर्डर के बारे में बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि सुनताओ ही होती है जिसका ऑर्डर देने के लिए आ रही होती है। उसे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर आएगी, तुम लेट हो गई हो। तो वो कह रही होती है कि बस मैं रास्ते में आ रही हूँ। ये कहते हुए ऑर्डर लेकर भागते हुए आ रही होती है और रैंतियन उसे देखकर कहने लगता है कि तुम 16 मिनट लेट हो, तुम्हें क्या इस बात का पता है। तो वो कहने लगती है कि सॉरी मैं लेट हो गई हूँ, पर आपका ऑर्डर ठंडा नहीं हुआ, बिल्कुल गर्म है और आपको पता ही है जॉब करना कितना मुश्किल है। इतने में उसे दूसरे कस्टमर की कॉल आ जाती है जो अपनी डिलीवरी मांग रहा होता है। उसे वो कहने लगती है कि हाँ मैं आपके घर के पास पहुंच गई हूँ, बस आपके पास पहुंचने वाले। ये देखकर रैंतियन तो सोचता है कि मतलब ये लड़की तो झूठी है जो मेरे सामने किसी और से झूठ बोल रही है जबकि ये यहाँ पर है। तो वो उसके सामने उसका ऑर्डर कैंसिल करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो वो उसके नूडल्स उसकी तरफ फेंक देते और ये काम करने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है अपने दूसरे ऑर्डर के लिए। और रैंतियन सर पर नूडल्स लिए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसका दोस्त उसको देखते का देखता ही रह जाता है कि ये नूडल्स लेने गया था या अपने सर पर गिरवाने गया था। रैंतियन भी गुस्से में वॉशरूम का डोर बंद कर देता है और दूसरी तरफ हमें रैंतियन के डैड दिखाए जाते हैं जो प्रोफेसर रैन होते हैं। उनके पास वो शहन आकर बताने लगते हैं कि आपने जो काम मुझे दिया था वो मैंने कर दिखाया, क्योंकि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसको आपने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। वो असल में अपने एंसेस्टर की एक बेटी को ढूंढ रहे थे जो सिर्फ वही बची थी, बाकी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनताओ होती है। तो वो लड़की का सुनने के बाद प्रोफेसर उसे कहने लगते हैं कि अगर मैंने उसे अपने पास बुलवा भी लिया, क्या वो मेरे साथ काम करने के लिए मानेगी, मतलब वो मेरे पास रहकर चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर बनेगी क्या। अब यही सोच सोच के उसे फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं क्या होगा। और पहले तो उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें एंसेस्टर की बेटी भी मिल सकती है। अब बेटी मिल ही गई तो उन्हें कोई ना कोई तो कदम उठाना था। तो दूसरी तरफ हमें सुनताओ दिखाई जाती जो अपनी दूसरी डिलीवरी देने के लिए आती तो है, पर आगे से रिसीव करने के लिए कोई भी डोर ओपन नहीं करता। तो वो भी वहीं पर उनका खाना लटकाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। इतने में पीछे से आवाज आती है कि हेल्प हेल्प। ये सुनकर सुनताओ डोर की तरफ वापस भागती है और हमें दूसरी तरफ रैंतियन दिखाया जाता जो इंटरव्यू के लिए तो आता है, पर उसकी ड्रेसिंग बाकी लोगों जैसी नहीं होती बल्कि उनसे डिफरेंट होती, क्योंकि उसके पहले वाले ड्रेस तो नूडल्स की वजह से खराब हो गया था। बट फिर भी वो उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बैठ जाता है। वो भी जब उसे क्वेश्चन करते हैं तो रैंतियन से आंसर नहीं दिया जा रहा होता बल्कि उसे तो सुनताओ की वही वाली हरकत याद आ रही होती है। उससे इंटरव्यू लेने वाले कहने लगते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से बता सकते हैं। तो वो फिर जाकर रिलैक्स होता है, उनके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर देने लगता है। दूसरी तरफ सुनताओ जो देखती है कि सामने से एक आदमी अपनी बीवी को मारा होता है। ये देखकर सुनताओ से तो रहा नहीं जाता, वो भी उसका अच्छे से मुकाबला करने लगती है। उससे उसको काफी मार भी पड़ती है, पर फिर भी उसका बाजू पकड़ कर ही तोड़ देती है। और यहाँ रैंतियन का भी इंटरव्यू खत्म हो चुका था, वो भी इंटरव्यू देने के बाद पीछे जाकर बैठ जाता है। और सुनताओ जिसके पास पुलिस पहुंच चुकी थी, मतलब वहाँ पर रिपोर्ट हो गई थी मारने वगैरह की, और जो मार खाने वाली वाइफ होती है वो भी अपने हस्बैंड का ही साथ देती है, बल्कि कहने लगती है कि इसको हमने अच्छी रेटिंग नहीं दी थी इसलिए इसने इसको मारा है। अब ये सुनने के बाद तो सुनताओ कहने लगती है कि क्या सच में ऐसी बात है। तो वो कहने लगती है कि हाँ ऐसी ही बात है। अब उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद तो सुनताओ बिल्कुल ही चुप हो जाती, क्योंकि जो काम उसने किया ही नहीं था वही इल्जाम उस पर आ रहा था। और हमें घर पर प्रोफेसर रैन दिखाए जाते हैं जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास बैठे होते हैं। हमसे कहने लगते हैं कि मैं सोचा हूँ कि दोबारा से स्टूडेंट्स का टेस्ट लेकर उन्हें रखा जाए और मैं उन्हें चाइनीज मेडिसिन के बारे में बताऊं। और इन्हीं बातों में वो अपनी उसी एंसेस्टर की बेटी सुनताओ के बारे में भी बता देते हैं। कहने लगते हैं कि वो हमारी मतलब सीनियर होंगी, क्योंकि उसकी मॉम काफी हाई लेवल की थी और वो काफी अच्छी भी थी और लोगों की जान बचाते हुए उनकी जान गई थी। अब ग्रैंडमा ये बातें सुनने के बाद कहने लगती है कि वो लड़की कितना पढ़ी हुई है, जिस पर प्रोफेसर रैन बताते हैं कि वो अपनी मॉम की डेथ के बाद तो ऑर्फनेज चली गई थी, वहाँ पर स्कूल का पढ़ने के बाद 18 इयर्स की होकर वहाँ से निकल गई थी। तो उसने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, पर कुछ नहीं होता, मैं उसको चाइनीज मेडिसिन के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक बता दूंगा, वो शायद सीख भी जाएगी, पर पता ये नहीं है कि वो मेरी डील को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा तो उसे कहने लगते हैं कि नहीं देखना वो आ जाएगी, हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और सुनताओ दिखाई जाती है जिसको पुलिस स्टेशन में ले आया गया था, वहाँ पर उसे क्वेश्चन की जा रही होती है और उसकी तो एक पुलिस स्टेशन वाली ऐसे बन गई थी जैसे उसकी फ्रेंड हो, क्योंकि सुनताओ पहले भी बहुत दफा पुलिस स्टेशन में आ चुकी थी, क्योंकि पहले भी उसने कई लोगों के बाजू हाथ पांव तोड़े थे। तो वो पुलिस वुमेन उससे कहने लगती है कि तुम इस तरह की
हरकतें नहीं करनी चाहिए जब तुम्हें इस बात का पता ही ना हो कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं, जबकि तुमने ठीक ही किया है, पर हमारी नजरों में तुम गलत ही हो और पता नहीं अब तुम्हें कितने टाइम के लिए जेल में रहना पड़ेगा। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद सुनताओ अपना पेट पकड़ के मुंह नीचे करके बैठ जाती है। उसे देखकर तो पुलिस वुमन जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहने लगती कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। सुनताओ मुंह ऊपर करके कहने लगती कि मुझे भूख लगी, क्या तुम्हारे पास खाना है, मुझे खाना दे दो। तो पुलिस वुमन भी लाइक ये नहीं कभी सुधर सकती। इधर प्रोफेसर रैन जो अभी भी उसी लड़की और अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रहे होते, इतने में उनकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। अपनी वाइफ को भी इन चीजों के बारे में बता ही रहे होते हैं, तो इतने में वहाँ पर रेंतिर भी आ जाता है जो अपना इंटरव्यू देने के बाद वापस घर आ गया था। रेंतिर को देखकर जल्दी से सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाने पर बैठकर भी प्रोफेसर रैन अपने बेटे को नहीं छोड़ रहा होता, बार बार यही कह रहा होता है कि तुम हमारे फैमिली कनेक्शंस की वजह से इंटरव्यू में पास होना चाहते हो ना। तो वो कहने लगता है कि मुझे आपकी किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं, किसी फैमिली कनेक्शन की। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम, उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उसे बिठा लेते हैं कि खाना खा लो। इसके बाद उसके डैड तो चुप हो जाते हैं। उसकी मॉम उसके कपड़ों को देखकर कहने लगती है कि तुमने तो दूसरी ड्रेसिंग नहीं करनी थी। तो फिर से ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही लापरवाह है। अब ये सुनकर रेंटियन से बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए वहाँ पर नहीं रह जाता, वो तो वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद कभी तो गुस्से से मारने लगता है, कभी एक्सरसाइज करने लगता है, कभी कूदने लगता है। मे भी ये रेंटियन की डिफरेंट वेज थे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। इतने में वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं जो उसके लिए खाना लाते हैं, साथ में ड्रिंक भी लेकर आते हैं। और अपने ग्रैंडपा को देखकर रेंटियन उन्हें कुछ भी नहीं कहता बल्कि उनके साथ बातें वगैरह करने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ही मेरे ग्रैंडसन हो, तुम्हारा बाप तो कुछ भी नहीं है। अब अपने बाप के बारे में बुराइयां भी नहीं सुनता रेंटियन, कहने लगता है कि मैं डैड को जाकर बता दूंगा कि आप ऐसा कह रहे। तो ग्रैंडपा भी जल्दी से उनकी तारीफें करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि वो और है और तो मेरे ग्रैंडसन और चीज हो, तुम्हें जो लाइफ में करना है तुम वही करो, अपने बाप की सुनने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं पर तुमने उनके जैसा नहीं बनना। तो रेंटियन के ग्रैंडपा इन्हीं बातों में ड्रिंक करने लगते हैं, पर रेंटियन उन्हें ड्रिंक नहीं करने देता बल्कि उनसे पकड़ कर खुद पी लेता और ड्रिंक के बारे में बताने लगता है कि कितने सालों से ये नीचे दबी हुई थी और किस ट्री के नीचे। ये सब बातें सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम मेरे ही ग्रैंडसन हो क्योंकि तुम्हें मेरी तरह टेस्ट और स्मेल के बारे में पता है। ये कहकर उसके ग्रैंडपा भी धक्के से ड्रिंक कर लेते हैं और हमें वो क्षण दिखाए जाते हैं जो प्रोफेसर रैन को कॉल करके बताते हैं कि जो लड़की हमें मिली थी वो अब पुलिस स्टेशन में उसे जाकर वहाँ से लेना चाहते हैं तो ले लें। अब ये बात सुनने के बाद काफी सोचने पर प्रोफेसर रैन भी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं सुनताओ को बचाने के लिए और उसे जाकर पूछते हैं कि क्या ये यहाँ जेल से वापस नहीं निकलेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना जल्दी तो नहीं निकलेगी क्योंकि जिसने डलवाया वो तो पैसे लेकर ही मानेगा। वैसे तो हम उसको मना नहीं सकते कि वो इसको बाहर निकलने की परमिशन दे दे। तो प्रोफेसर रैन पूछने लगते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए, वो कितने पैसों में मानेगा। तो पुलिस वुमेन उन्हें बता देते हैं कि 1 लाख युआन में मान जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर रैन घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर जाने के बाद सभी को इस बात के बारे में बता देते हैं कि वो जेल में और हमें उसे छुड़वाने के लिए 1 लाख युआन चाहिए। ये बात सुनकर उसकी वाइफ कहने लगती है कि आप कभी किसी एंसेस्टर को ले आते हैं, कभी किसी, हम किसी को जानते भी नहीं होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन होता है, पर फिर भी हम किसी अनजान के लिए क्यों हेल्प करें। वो अगर जेल में है तो उसे जेल में रहने दो ना। पर उनकी कोई भी नहीं सुनता बल्कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी कहने लगते हैं कि हम उसके लिए पैसे देंगे। पर एंथिल वहाँ पर बैठा कहने लगता है कि आप चाहते हैं कि ऐसी लड़की को आप लाकर चाइनीज मेडिसिन के बारे में बताएं, उसे सिखाएं जिसने कभी पढ़ा भी ना हो, यहाँ तक कि वो ठीक से पढ़ी भी नहीं हुई। हमारे यहाँ तो मास्टर डिग्री किए लोग आते हैं पर कोई भी उसकी भी नहीं सुनता और सभी उसको लाने के लिए मान जाते हैं। तो प्रोफेसर रैन भी इसके बाद पैसे लेकर सुनताओ को लेने के लिए पहुंच जाता है। सुनताओ को जाकर पुलिस वुमेन बताती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें को छुड़वाने के लिए आ गया है। सुनताओ भी ये सुनने के बाद जब बाहर जाती है तो वो देख रही होती है कि कौन आया मुझे छुड़वाने के लिए। यहाँ तक कि वो प्रोफेसर रैन को तो बिल्कुल इग्नोर कर रही होती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये आदमी तो कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो प्रोफेसर रैन के पास आकर कहने लगती है कि क्या आपने मुझे छुड़वाया। तो वो कहने लगता है कि ऑफ कोर्स। तो वो कहती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ, तो आपने मुझे क्यों छुड़वाया। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम मुझे जानती नहीं हो पर बहुत जल्द जान जाओगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक देना ताकि मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।